संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। देखिए, हम आपकी तरह सजग और पहने पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि साधारण हैं। आप भी तो सब इकट्ठे होकर आए हैं, 50, 60, 70 पत्रकार हैं, हम भी सब इकट्ठे होकर आए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हम सदा इकट्ठे थे और हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, ये लक्ष्य स्वार्थवश नहीं, ये लक्ष्य हरियाणा के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाना और बनना है। और इसके लिए हर प्रकार का संघर्ष जो करना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में हम वो संघर्ष भी करेंगे। और जहां तक आपने कहा, जहां आपको निशाना दिख रहा है, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी। मैं महाभारत की धरती से आता हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मछली की आंख दिख रही है, और वो है हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य। कमी नहीं। मेरे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, जिन्होंने अभी अभी कर्नाटक में ऐसा काम करके दिखाया है जिसने देश की आंखें खोली हैं भारतीय जनता पार्टी की झूठ के खिलाफ। मेरे साथ बहन किरण चौधरी जी हैं, हमारी सीनियर नेता, पूर्व सीएलपी लीडर, आज के दिन एमएलए तो हैं ही, पूर्व डिप्टी स्पीकर दिल्ली की। काम करने में आज भी आप जानते हैं कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ कोई मजबूत आवाज़ उठाता है तो वो किरण जी हैं। साथ में हमारे दो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, चौधरी रामकिशन जी, पूर्व सीपीएस सुरेश गुप्ता जी। साथ में हमारे एमएलए साहिबान गोगी जी हैं, असंध से हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं, कालका से हमारे विधायक बहन रेणु बाला जी हैं, सढौरा से हमारी विधायक मेरे छोटे भाई चंद्र मोहन जी, पूर्व डिप्टी सीएम हैं। और कौन बैठे हैं, और कौन, डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, हमारे रोहित जैन जी जो हमारे ट्रेजरर होते थे, संजीव जी हैं, और अन्य साथी यहाँ पर गोपी जी हैं, अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया है। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है, डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहाँ गए वो वायदे? हरियाणा की हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गए, और अगर हम 19 से अब तक देखें, पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, तो साथियों ये सरकार तो
हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई। कहाँ लोगों को उम्मीदें थी और सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन हमारे युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के, जो कि प्रतिभाशाली हैं, दुनिया में हमारे लोगों का नाम होता है, आईटी सेक्टर में नाम होता है, खेलों में नाम होता है, हर सेक्टर में हमारे युवा किसी से कम नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ मौका मिलता है वहाँ ये चमकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीज़न बनकर रह गया है। आज के दिन अगर हम बात करें तो हरियाणा हब किस चीज़ का बना है? ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज़ में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोज़गारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को, तो वो बेरोज़गारी में मिलता है। 37% बेरोज़गारी क्या होती है, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूँगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुणी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। 40 से अधिक परीक्षाओं के पेपर बेचने वाला पेपर लीक माफिया बन चुके हैं। बेरोजगारी में, जैसे मैंने कहा, हमारी दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। बेतहाशा बेरोज़गारी। अकेले सीईटी के पेपर के लिए आप जानते हैं कितने हमारे युवाओं ने फॉर्म भरा था? 11,22,000 युवाओं ने फॉर्म भरे। और कच्ची नौकरी के लिए कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? 7,72,000 लोगों ने। हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड और निगमों में क्लास 3 और 4 के 60,000 पदों की भर्ती के लिए 10 लाख से ज़्यादा युवाओं ने दरखास्त दी। आज के दिन हमारे पास हरियाणा में ना कच्ची नौकरी है ना पक्की नौकरी। सीईटी का तो नाम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट रख देना चाहिए हमें। सीईटी के बारे में डिटेल में मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे। साथियों, आज के दिन हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। अब उनको ये कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या हश्र होगा हमारे युवाओं का, आप सोच सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी अपने साथियों से कि इस पर और थोड़ी ज़्यादा तफसील से जाएं, डिटेल में इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर, इन पॉइंट्स पर नज़र डालें, आपका ध्यान आकृष्ट करें और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी, जिनके मुखिया खट्टर जी हैं और जजपा इनकी सहयोगी पार्टी है, इनकी असलियत के बारे में आपको और हरियाणा की जनता को बताएं। तो मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये सीईटी के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से, आप जानते हैं ये तो डिटेल में जाके इनकी समझ बहुत बारीकी की है, ये आपको समझाएंगे। धन्यवाद।
शुक्रिया शैलजा जी। साथियों, जो हवा हवाई भाजपा जजप्पा सरकार है, आज हम सब साथी एक कोने से दूसरे कोने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सब साथी हवा हवाई भाजपा जजप्पा सरकार से ठोस बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। 4 पहलू उसके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक पहलू शैलजा जी ने उसकी शुरुआत की कि बेरोजगारी की हरियाणा में स्थिति क्या है, और उस बेरोजगारी का एक बड़ा पहलू है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट की संज्ञा दी है। तीसरा पहलू है जिसकी व्याख्या किरण जी करेंगी, वो है कि किस प्रकार से पद रिक्त पड़े हैं या वापस ले लिए गए या फिर अदालत के पचड़े में डाल दिए गए। और चौथा पहलू जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो है कि हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, जिसकी चर्चा आपसे फिर शैलजा जी करेंगी। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। अब हम 2023 के मिड में हैं, जुलाई का महीना अब हम पहुंच गए, तो आधा साल फिर बीत गया। तो 19 से 23 तक का समय तो सीईटी करवाएंगे और उससे फिर पेपर करवाएंगे, इसी में लगा दिया। 11,22,000 बच्चों ने दरख्वास्त दी। 4 शिफ्टों में आखिर में एग्जाम हुआ, बड़े मोल तोल के बाद 5 और 6 नवंबर 2022 को। 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 2,92,000 बच्चों को उन्होंने पास दिखाया। पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, आखिर में फिर कोर्ट में गया और 29 जून 2023 को 2,92,000 से बढ़ाकर 3,59,000 बच्चों को पास दिखा दिया गया। यह सीईटी का रिवाइज रिजल्ट भी उन 11,22,000 बच्चों से भी और 3,59,000 युवक और युवतियों से भी जो हरियाणा के हैं, उनके भविष्य से क्रूर और भद्दा मजाक है। युवाओं की जिंदगी से कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, जिसे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसके नाम पर जो मजाक हो रहा है, उसके 4 पहलू जरूरी हैं। पहला, सीईटी करवाने के बाद सीईटी में से केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की एक अजीबोगरीब शर्त लगवा दी। पहले सीईटी ले लिया, 3,59,000 या 60,000 बच्चे पास हो गए। अब कहते हैं केवल 4 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे। तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? फिर उन्होंने सीईटी क्यों दिया था? फिर आपने सीईटी एग्जामिनेशन क्यों किया था? फिर 11,22,000 से 3,59,000 शॉर्टलिस्ट क्यों किए थे? और पूरे देश की परिस्थिति क्या है, हमने ये देखने की कोशिश की। मैं ये कागज आपको भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का है। यहां भी इसी प्रकार का एग्जाम है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो पास होते हैं। ये पड़ोस के राज्य राजस्थान का है, यहां भी 15 गुना बुलाए जाते हैं। अगर आप
भारत सरकार का एसएससी भी देखो, रेलवेज देखो, बैंकिंग देखो, तो 12 गुना से 20 गुना तक एलिजिबल बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां 4 गुना की शर्त क्यों? और बाकी के युवक और युवती जो 4 साल मेहनत करके सीईटी पास करके आए हैं, वो कहां जाएं? दूसरा पहलू, अलग अलग योग्यता वाली सारी श्रेणियों के लिए एक ही सीईटी क्यों? मैं 12वीं पास हूं, आप बीए पास हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किए हैं, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सबके लिए एक ही कॉमन सीईटी। तो आप एमटेक से लेकर 12वीं तक सबकी योग्यता एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं? यह अपने आप में एक विसंगति है। आपको अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग सीईटी करनी चाहिए नेचुरली। आप एमटेक का और 12वीं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं एक सीईटी से? तीसरा पहलू, सीईटी के पेपर में महानुभाव खट्टर साहब और महानुभाव दुष्यंत चौटाला जी और उनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी रख रखी। ग्रुप्स क्या हैं? कोई 12वीं है जैसा मैंने बताया, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई पॉलिटेक्निक है, इत्यादि इत्यादि। और कैटेगरीज क्या हैं? 401, कोई एएलएम की है, कोई जेईई की है, कोई जेएससी की है, इत्यादि इत्यादि। अब क्या करना पड़ेगा? आपने उन सब बच्चों का एक सीईटी कर दिया, तो अब आपको इनको 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मैं तो एमटेक हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है मैंने 2 में अप्लाई किया हो, तो आपको मेरा रिजल्ट निकालकर वहां डालना पड़ेगा। तो अब 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में इस सीईटी के कॉमन रिजल्ट को बांटना है। भैया 2019 से 2023 4.5 साल तो बच्चों के यहां लगा दिया आपने। अब इस रिजल्ट को आप 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में कैसे बांटोगे खट्टर साहब? 10 साल और लगेंगे आपको। फिर आप त्रुटियां होंगी, फिर आप पोर्टल खोलते रहना, फिर त्रुटियां होंगी, फिर पोर्टल खोलते रहना। इसी हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में, गधी गेड़ में डाले रखना बच्चों को, घुमाते रहना उनको, बस नौकरी नहीं देनी। चौथा हिस्सा, अनेक बच्चों ने अपने आप में रिजल्ट ही डिफेक्टिव है, अब भी जो अनाउंस किया है वो पास ही, वो चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मांगे, उनको दिए नहीं, तो उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, भैया मुझे देने चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। कई बच्चों ने गलती से ले लिए थे, उन्होंने कहा मेरे डिलीट कर दीजिए। जिनके हटाने चाहिए उनके हटाए नहीं, जिनके जोड़ने चाहिए उनके जोड़े नहीं, वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सीईटी चलेगा कैसे? फिर नौकरी कैसे लगेगी? पांचवां पहलू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को, युवाओं को जर्नल कैटेगरी में डाल दिया है। अब वो रोते फिर रहे हैं कि भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं एक्स सर्विसमैन में आता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाऊंगा, मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे वहां डालिए। पर आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर पोर्टल खोलेंगे, 10 बार तो पहले खोल चुके, तो ये रिजल्ट फाइनल कब होगा? छठा पहलू, सीईटी के प्रश्नों के जवाब ही गलत थे। आपको यह मालूम है कि आंसर की रिलीज की जाती है एचपीएससी के द्वारा भी, एचएसएससी के द्वारा भी, और कोई विद्यार्थी, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100 रुपया प्रति प्रश्न, इतने पैसे लेते हैं, जमा कराओ तो फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दो। अब वो कह रहे हैं हमने आंसर की के ऑब्जेक्शंस का कोई फैसला ही नहीं किया। तो साहब जब आप गलत सवालों के गलत जवाब पर सीईटी ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट के मायने क्या हैं?
और इसलिए मैं ज़्यादा आपको, वैसे तो पूरा पेपर मेरे पास है, पर इतनी अक्लमंद सरकार है भाजपा जजपा की, उसके 4 सवाल केवल आपको पढ़कर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 था सीईटी में, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ए बबीता फोगाट, 2 गीतिका जाखड़, 3 विनेश फोगाट, 4 योगेश्वर दत्त, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये पांचों ही गलत हैं, क्योंकि सही जवाब साक्षी मलिक है। अब मुझे बताओ क्या ऐसी तैसी करवाएगा कोई इसमें, और कैसे इसका नतीजा आप निकालेंगे? भाई तुम्हारा एक ही सवाल, तुमने सारे सवाल ही गलत का जवाब ही गलत है तुम्हारे, पांचों के 5 का। तो सही जवाब साक्षी मलिक है, उन्होंने विनेश फोगाट को टिक किया हुआ है। तो मैं गलत सवाल का जवाब दूंगा, गलत जवाब तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। इनका एक और देख लीजिए। सवाल नंबर 81 था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट इन 1913? गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, डॉक्टर स्वरूप सिंह, नॉट अटेम्प्टेड। सही जवाब है सर शादीलाल, उनका नाम ही नहीं लिखा। बताओ भैया कैसे जवाब देगा बच्चा? अजीब आदमी हो आप। एक सवाल और मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है? स्वच्छ पर्यावास, स्वस्थ पर्यावास, सभी के लिए समावेशी विकास, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न कोई स्थान पीछे छोड़ें, समावेशी विकास, सतत विकास। उत्तर नहीं देना चाहते। अब जवाब है ओनली वन अर्थ, वो इसके अंदर ही नहीं लिखा। तो क्या करेगा बच्चा भैया? क्या लिख के दोगे? कहां जाए बच्चा? वो इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शंस भी नहीं। एक और लास्ट में आपको पढ़ देता हूं। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? बहुधनक, जय संहिता, हरिधाम, कृषिधाम। उत्तर नहीं देना चाहते। जो महाराज खट्टर साहब और दुष्यंत जी हैं वो कहते हैं कृषिधाम कहा गया है। कहा गया है बहुधनक, ए लैंड ऑफ रिचेस एंड ए लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। अब आपको महाभारत की जानकारी नहीं है भैया, क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? जरूरी है खट्टर साहब वो पूछना जिसका जवाब ना आपको आता, ना दुष्यंत चौटाला को आता, ना चेयरमैन HSSC को आता। क्यों बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? अब जब आपने इनके जवाब ही करेक्ट नहीं किए आंसर की में, एक और नोटिस लगा दिया, 1000 रुपया और भरो फिर ठीक करवाओ। क्यों करें भाई? बेवकूफी आप करें, छल आप करें, कपट आप करें, धोखा आप करें, अभिशाप आपकी सरकार बन जाए। 11,22,000 बच्चे यानी 40 लाख हरियाणा के लोग समेत परिवारों के वो बेवकूफ बने। तो किस प्रकार से भर्तियां होंगी जब ये इस प्रकार का सिस्टम है? एक तीसरा पहलू है, वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा वो आपके समक्ष रखेगी। धन्यवाद रणदीप जी, बहुत विस्तार से आपने सचमुच में ये दिखाया कि किस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है, और किस तरह से हमारे बच्चों के साथ इतना ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। शैलजा जी ने बताया कि किस तरह से 2 लाख पद जो हैं आज हरियाणा के अंदर खाली हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। युवा जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बुरे हाल उनके हो रहे हैं, और सरकार जो है उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तरह से इतना ज़बरदस्त माहौल जो है नौजवानों का जो है ये सरकार ने बना दिया है। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बारी बनी है, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो हैं नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहाँ तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से,
उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया है। और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबके सामने, और मैं आपको विस्तृत तरीके से मैं बताती हूँ कि या तो ये हज़ारों जो भर्तियाँ हैं इनका जो है नतीजा वो नहीं निकाला, या फिर इनको रद्द कर दी गई हैं, और या फिर गलत नीति के कारण जो है कोर्ट के जो हैं चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि आज के दिन कोई भी जो युवा है उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिलने वाली है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है, कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है, और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते हफ्ते के बाद भी निकाला गया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो मैं आपको विस्तार तरीके से ज़रा बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी नौकरियां जो हैं, शायद आपको दोबारा से याद दिलवा दूं, आपको मालूम होना चाहिए, सारे हरियाणा को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो हैं ये लंबित पड़ी हुई हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। साल 2018 में HSIDC सीनियर मैनेजर स्टेट और सीनियर मैनेजर यूटिलिटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 2021 के अंदर हुई थी, पर आज तक ना तो इंटरव्यू हुआ है और ना नतीजा निकला है। आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा, जो 2018 से लेकर आज 2021 तक जो है उनका इंटरव्यू का नतीजा तक नहीं निकला है। किस तरह से वो बच्चे जो हैं और उनके माँ बाप जी रहे होंगे। साल 2020-21 में स्टाफ नर्स की जो थी पोस्ट थी 275, रिवाइज्ड पोस्ट बनाई इन्होंने 307, ये 20-21 की बात है। सालों तक जो है प्रक्रिया जो है वो लटकी रही, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हाई कोर्ट के मुकदमे के अंदर जो है उलझा ली गई। तो हर तरीके से जो है जो निकालते हैं वो या तो लटकी रहती हैं, या फिर वो इतनी बुरी तरह से उनका जो है वेरिफिकेशन और सारा कुछ करा जाता है, सारा गड़बड़ झाला है कि वो कोर्ट के अंदर जाके लटक जाती हैं। साल 2019 में हारको बैंक पोस्ट संख्या थी 978, क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि के लिए, और आज तक जो है उनका भी नतीजा नहीं निकाला है। ये भी वही हाल हो रहे हैं हारको बैंक में, 978 मतलब ऑलमोस्ट 1000 पोस्ट। और साल 2019 में फिर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, विधानसभा चुनाव से पहले 6500 पुलिस कांस्टेबल की इन्होंने भर्तियां निकाली थी। विधानसभा चुनाव जैसे ही हुए उनको कैंसिल कर दिया गया और उनको वापस ले लिया गया। उसके बाद जब खूब हाउलड़ उठा और सारी ये जो है लोग इधर उधर भागना शुरू हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए, तो साल 2020 में फिर से एडवर्टाइजमेंट करी और फिर 6600 पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनकी भर्ती निकाली गई, जिनमें 5500 महिला थी और 1100 पुरुष, जिसमें 5500 पुरुष थे और महिला 1100 थी। अब उसके बाद जो नया घटनाक्रम हुआ, अगस्त 2021 में भर्ती पेपर जो है वो लीक हो गया। आपने देखा है किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये हैरानगी की बात है कि सारे पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्था देखिए और ये एजुकेशनल सिस्टम देखिए आप बच्चों के लिए जिस तरह से इन्होंने कर रखा है। फिर नवंबर दिसंबर में 2021 में दोबारा पेपर लिया गया, बगैर प्रक्रिया पूरी करी गई क्योंकि हनन फनन के अंदर इन्होंने काम करना सीखा है और जानते हैं कि भाई फटाफट कर दो ताकि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है इसका हमारे को फायदा मिले। नतीजा ये हुआ कि 17 जून 2022 को रिजल्ट निकाला गया, मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया और आज 2413 पुलिसकर्मी जो पुरुष हैं कांस्टेबल और 1100 महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। आज हमारे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी, घर घर के अंदर आप देख रहे हो डकैतियां हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, महिलाएं जो है बाहर निकलने से डरती हैं, व्यापारी भाई जो हैं वो अपना काम धंधा करके जब घर आते हैं तो उनको डर लगता है कि रास्ते में ही उनके साथ कोई दूसरी वारदात ना हो जाए। पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है हर तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है और जो कांस्टेबल हैं वो इनसे भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये सरकार आगे करेगी क्या।
आगे सुनिए, साल 2019 में आरोही स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की संख्या इन्होंने निकाली 895। अब जो है सालों तक जो है ये भर्ती लटकी रही और फिर रद्द कर दिया गया। विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न हम पूछते हैं तो ये बड़ी जोर शोर से अपना पीठ थपथपाते हैं। सच्चाई ये है कि आज जो है हमारे ये आरोही स्कूल जो अपने आप में इन्होंने कहा था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार ने बनाए थे, आज हालात ये हैं कि बच्चे जो हैं वो तरस रहे हैं, उनके पास जो है पूरे के पूरा टीचिंग स्टाफ नहीं है, पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है और विधानसभा के अंदर जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त कर दिया। यहाँ पर हमारे इनसे जो है टीचर्स की भर्ती तक जो है जो इतने सालों तक लटकी रही वो इनसे पूरा नहीं हो पाया, वो रद्द कर दी गई है। ऐसे ही अन्य हजारों नौकरियां जिनका इन्होंने इश्तिहार निकाला, युवकों से इन्होंने पैसा भरवा लिया और युवकों को ने अपने तैयारी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करे और बाद में उनको रद्द कर दिया गया। अब आप समझ जाइए कि इस तरह के हालात जब होते हैं कि हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र, हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही मध्यम वर्ग से आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और फिर माँ बाप जो हैं पता नहीं क्या क्या, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है करके जो है उनके फॉर्म भरे जाते हैं और रुपया इतना खर्चा करा जाता है, फिर भी जो है वो वाली नौकरियां जो वो दे के मतलब जो पेपर दे के आते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण से मैं बताती हूँ, ग्राम सचिव जो हैं उनकी पोस्ट थी 697, पटवारी की थी पोस्ट 530, केनाल पटवारी, अच्छा एडवर्टीजमेंट नंबर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैंने सोचा वो देर होगी इसलिए नहीं कह रही मैं। एडवर्टीजमेंट पटवारी जो है सॉरी केनाल पटवारी के एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2019 मतलब 2019 में 8वें महीने में पोस्ट 1100, महिला सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर के जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019, पोस्ट कितनी है 920। फायर ड्राइवर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2019, पोस्ट हैं 1780। कृषि विभाग की पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 जो हैं उसमें पोस्ट है 740 और जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट और JLI हाँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2017, पोस्ट कितनी है इनकी 61। इसी तरह से PGT संस्कृत में जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2015, पोस्ट है 626। TGT संस्कृत की जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2015, पोस्ट हैं 664। इलेक्शन तहसीलदार जो है प्लस IIT के जो तहसीलदार हैं उनके एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 और पोस्ट इनकी जो हैं आप जानते हो इनकी पोस्ट है 664। पहले तो पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इन सारी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दिलवाया गया और 17 जून 2022 को आनन फनन में रिजल्ट इन्होंने निकाला गया। तो हालात जो हैं आज सारे के सारे स्पष्ट तरीके से आपके सामने। और 2 दिसंबर 2022 को PGT और TGT श्रेणी में 2069 अध्यापकों की भर्ती करी गई। अब उन सबको बगैर कारण बताए खारिज कर दिया गया है। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह अपनी दरखास्त लेकर पहुंचते हैं कि जी हमारा क्या होगा, हमारे को जो है भर्ती करा गया और हमारे को बाहर निकाल दिया गया। अब कह रहे हैं कौशल रोजगार योजना के अंदर इनको कच्चा जो है वो उनको दे देंगे। तो इस तरह की जाति जो है जो हमारे युवकों के साथ हुई है, ये पूरी तरह से ऐसी अनदेखी कभी भी इस प्रदेश के अंदर नहीं हुई। और साथ ही साथ PGT अध्यापक जो हैं जिनके पद थे 4600 के साथ भी उनको भी फुटबॉल बना के रखा हुआ है, लगातार जो है उनके साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। साल 2019 में PGT अध्यापकों की पोस्ट HSSC के माध्यम से निकाली गई थी, बाद में उसी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके साल 2022 में
HPSC में ट्रांसफ़र कर दी। अब कई बार क्राइटेरिया बदल देते हैं, कभी कुछ क्राइटेरिया कभी कुछ क्राइटेरिया। बच्चे जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अभी बड़ा विस्तार से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से ये पेपर निकालते हैं, पेपरों के अंदर जो है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बेतुके, जिनका कोई जवाब ही नहीं है और जो गलत है। और इसी तरह से क्राइटेरिया भी जो है मनमाने तरीके से जो है ये क्राइटेरिया निकालते हैं। और जब ये क्राइटेरिया कई बार बदलते हैं, उसके बदलने के बाद 25 मई 2023 को 8 विषयों के 3863 PGT पद पर और जो है 630 मेवात काडर के जो PGT पद थे उनकी जो है सारी की सारी भर्ती जो है वो खारिज कर दी गई। अब कितनी ज़्यादती है, आपके सामने सारी बातें हैं। अब फिर इश्तिहार निकाला है और फिर नई भर्ती का नाटक करने जा रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है तो जो है इलेक्शन ईयर के अंदर जो है दिखा रहे हैं कि हम फिर दोबारा से भर्ती करने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब जब गांव में जाते हैं, युवा बालक जो हैं हताशा होके फिर रहे हैं। आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे ये बात कहते हैं और बच्चे खुद कहने लग गए हैं कि बहन जी हमारा क्या होगा, हमारा तो जो है आगे कुछ भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा है, और ना हमारी शादियां होंगी, शादी ब्याह नहीं हो कोई करेगा। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां देने से जो है रिश्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रॉब्लम जो है ये हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है। और ये बात को जो है विधानसभा में मैंने बार बार उठाई है, और आने वाले समय में जो रणदीप जी ने और शैलजा जी ने सारी यहाँ पे बात कही है, इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, काम रोको प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में दोबारा से बहुत जोर शोर से मैं उठाऊंगी। और अब आगे जो है मैं आग्रह करूंगी शैलजा जी से कि आगे जो हैं वो पूरा विस्तार से बताएं कि किस तरह से हमारे युवक जो हैं उनके साथ हरियाणा सरकार ने जबरदस्त ज्यादती कर रखी। देखिए, हम आपकी तरह सजग और पहने पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि साधारण है। आप भी तो सब इकट्ठे होकर आए, 50, 60, 70 पत्रकार हैं, हम भी सब इकट्ठे होकर आए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हम सदा इकट्ठे थे और हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, ये लक्ष्य स्वार्थवश नहीं, ये लक्ष्य हरियाणा के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाना और बनना है। और इसके लिए हर प्रकार का संघर्ष जो करना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, हम वो संघर्ष भी करेंगे। और जहां तक आपने कहा, जहां आपको निशाना दिख रहा है, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी। मैं महाभारत की धरती से आता हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मछली की आंख दिख रही है, और वो है हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर, आपका हमारा हंसी मजाक चलता रहेगा, वो हरियाणा का चरित्र भी है। अगर हरियाणा में हंसी ठट्ठा ना हो तो फिर वो हरियाणा क्या हुआ। परंतु आज हम एक गंभीर विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं, आपके समक्ष हैं, इसको और आगे लेकर जाएंगे और हम इसको डाइवर्ट करके हरियाणा के युवाओं के बेरोजगारी और भविष्य से जुड़े गंभीर विषय को डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे।